हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम एन ज्ञान लॉजिक में। दोस्तों, मैं हूं मनोहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम एन ज्ञान लॉजिक। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी लेक्चर के जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका एक मॉडल पेपर मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। और दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी राजस्थान सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूँ मैं। यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं, चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का विकास सीधे तौर पर संस्कृत से न होकर पाली प्राकृत की किस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है? तो दोस्तों, प्राकृत संक्रमण प्रक्रिया के द्वारा ही इसका अपभ्रंश भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के उदय के संदर्भ में कौन सा वैचारिक आधार सबसे अधिक मान्य है? दोस्तों, मैं डायरेक्ट ही आंसर बोलूँगा ताकि वीडियो लंबी ना बने। यह स्थानीय लोक परंपरा और उच्च वर्गीय दार्शनिक संप्रदायों का संश्लेषण था। भक्ति काल के उदय, ठीक है, के कारण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत का संबंध टी.एस. इलियट से है? दोस्तों, यह राजस्थान सेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टी.एस. इलियट तो संप्रेषण सिद्धांत नहीं था, त्रासदी विवेचन नहीं था, कल्पना और फैंटेसी नहीं था, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत ही टी.एस. इलियट से संबंधित है। ठीक है, और इसका व्याख्या है, टी.एस. इलियट ने परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार कवि का व्यक्तित्व उसकी कविता से अलग होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा आदि मूलतः किसके प्रतीक हैं? दोस्तों, कामायनी के जो पात्र हैं मनु, श्रद्धा और ईड़ा, यह मूलतः किसके प्रतीक हैं? तो मानव की दमित इच्छाएं, तार्किक बुद्धि और भावनात्मक संतुलन के अंतर संबंधों के प्रतीक हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी में लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी किस प्रकार के परिवेश को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो कस्बाई जीवन और स्वतंत्रता के बाद के गांवों की बदलती राजनीति के परिवेश को देखकर ही श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास लिखा था। ठीक है, इन्होंने जो ग्रामीण परिवेश होता है उसमें व्यक्ति कैसे आजकल राजनीति को चक्रों में फंस रहा है, यही केंद्र को रख करके उन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हिंदी साहित्य के किस पारंपरिक रूप को दर्शाती हैं? तो जो अमीर खुसरो जी थे, उनकी जो पहेलियाँ हैं वो खड़ी बोली हिंदी के पारंपरिक और लोक प्रचलित रूप को दर्शाती हैं। अमीर खुसरो, आप कमेंट में बताइए अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? ये आपको बताना है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा का मुख्य वैचारिक आधार क्या था? तो समष्टि के स्थान पर व्यक्ति के यथार्थ और उसके आंतरिक संघर्ष को प्रामाणिक मानना ही इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नाटक अंधा युग के रचयिता कौन हैं? धर्मवीर भारती ही इसके रचयिता हैं, अंधा युग नाटक के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का केंद्रीय संघर्ष किससे से जुड़ा है? भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी सामंती ताकतों के बीच पिस्ते किसान के जीवन से। ठीक है, जो गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, वह इसी संघर्ष को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की लंबी कविता असाध्य वीणा का मुख्य दार्शनिक संदेश क्या है? तो कला साधना में अहम का विसर्जन और प्रकृति से तादात्म्य ही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के किस खंड को हिंदी साहित्य की अनूठी वस्तु माना है जिसमें लोक हृदय की मार्मिकता है? तो नागमती वियोग खंड। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको यह PDF चाहिए मॉडल टेस्ट की तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एम एन ज्ञान लॉजिक में जुड़ना होगा, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह का सही अर्थ क्या है? बाहरी वस्तु जगत के स्थूल यथार्थ को छोड़कर आंतरिक व्यक्त अनुभूतियों को महत्व देना ही इसका राइट आंसर है। ठीक है,
यानी लिखा हुआ है व्याख्या में ही डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार शायद ने स्थूल इतरात्मकता को छोड़कर सूक्ष्म भावनाओं और चेतनाओं को व्यक्ति की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निबंध नागरिक में बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा का मूल अंतर्द्वंद क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है संशयग्रस्त मानवीय चेतना और अंततः आत्मविश्वास द्वारा विजय प्राप्त करने की जिजीविषा ही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में मुख्य रूप से किस पक्ष का उद्घाटन होता है? तो दमित वासना, कुंठा और अंतर्मन की जटिलताओं का, यही इसका राइट आंसर है। और जैनेन्द्र अग्रे और लालचंद्र जोशी जैसे उपन्यासकार फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत से गहरे प्रभावित रहे हैं। दोस्तों यह जो मॉडल टेस्ट है आप लोगों के लिए यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी लेक्चरर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपसे अनुरोध है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं, कानून और संस्कृति से अवगत कराना ही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी आलोचना साहित्य को मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण से देखती है? तो सामाजिक यथार्थ, उत्पादन प्रणाली और वर्ग संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आत्मकथा मूर्धहिया के लेखक कौन है? तो तुलसीराम ही इसके राइट आंसर हैं। यह इनकी आत्मकथा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अज्ञे की कविता कितनी नावों में कितनी बार का केंद्रीय भाव क्या है? आधुनिक व्यक्ति की अंतःयात्रा, आत्मान्वेषण और एकाकीपन की जिज्ञासा ही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट लुलट का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद ही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा निबंध देश की गरीबी और अज्ञानता को दूर करने के उपायों से संबंधित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, यह आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा निबंध लिखा था जो देश की गरीबी और अज्ञानता को दूर करने के उपाय में है उसमें। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यही इनका द्वारा निबंध लिखा गया है। ठीक है, इन्होंने उस निबंध में लिखा है आलस्य छोड़ने, स्वदेशी अपनाने और उद्योग धंधों के विकास पर जोर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अस्तित्ववाद का मूल दार्शनिक सूत्र क्या है? अस्तित्व पहले सारवाद में, यही अस्तित्ववाद का मूल दार्शनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी उसने कहा था कि रचनाकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही इसके रचनाकार हैं। दोस्तों यह बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए सर्चिंग करके लाया हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासकार मेला आंचल का मुख्य महत्व क्या है? तो दोस्तों यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है जो स्थानीय यथार्थ के जरिए व्यापक भारतीय सामाजिक जीवन को उभारता है। यही इसका राइट आंसर है। महादेव वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र की मुख्य विशेषता क्या है? शोषित और अपेक्षित पात्रों के प्रति गहरी करुणा और सजीव मानवीकरण ही इसका राइट आंसर है। देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है? इसमें एक ध्वनि के लिए सामान्यतः एक ही संकेत होता है और जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसका राइट आंसर है। केवल स्वरों का प्रयोग नहीं, मात्राओं का सुगम स्थान नहीं, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो यही इसकी वैज्ञानिक विशेषता है, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो महान आख्यानों और सार्वभौमिक सत्यों को अस्वीकार करना ही, बहुलतावाद को अपनाना ही उत्तर आधुनिकतावाद की मुख्य प्रवृत्ति थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही भ्रमर गीत सार के संपादक हैं। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो आधुनिक नगर जीवन की विसंगति, बौद्धिक वर्ग का आत्मसंताप और सामाजिक क्रांति की अनिवार्यता ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे किस समस्या को केंद्र में रखता है? आधुनिक महानगर के टूटते पारिवारिक मूल्यों, दाम्पत्य जीवन के अधूरेपन की त्रासदी ही मोहन राकेश ने जो नाटक लिखा था आधू अधेरे, यही इसकी समस्या का केंद्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को सतुक कड़ी किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और आप बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको क्या कहा था? यह आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? गिरिजा है, सांध्य गीत है, दीपशिखा है, युगांत नहीं है। युगांत जो है वह पंत की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कैसे माना है? तो परीक्षा गुरु को माना है, जो कि 1882 में श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को अंग्रेजी माना है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वक्रोक्ति जीवितम की रचयिता आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 6 माने हैं दोस्तों। ठीक है, 6 कौन कौन से हैं? वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य, प्रकरण और प्रबंध वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं दोस्तों। ये बहुत ही डीप प्रश्न है जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तार सप्तक के प्रथम सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1943। ठीक है, यहीं से ही आपके प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी। ये आप लोगों के महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको यह PDF चाहिए तो आपको मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप MN ज्ञान लॉजिक सर्च कीजिए, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रसनिधि किस काल के कवि हैं? उनकी मुख्य विधा क्या है? दोस्तों, रसनिधि जो थे वह रीतिक काल में रीतिबद्ध धारा से संबंधित हैं दोस्तों। ठीक है, और इनकी रचना है रत्नमाला और रससागर। ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्कंद गुप्त नाटक में देवसेना का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? आह वेदना मिली विदाई। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कैसे जाना जाता है? सूरदास को जाना जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने दोस्तों इसमें आप लोगों के लिए नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो पूरा ही कवर इसमें किया है दोस्तों। ठीक है, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो जटमल इसका राइट आंसर है। और जटमल द्वारा रचित गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रारंभ रचनाओं में गिनी जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद, छायावाद और प्रगतिवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध इसके राइट आंसर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चीफ की दावत कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मिस्टर श्यामनाथ और उनकी माँ। ठीक है, यह मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में लिखी गई हुई कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आदिकाल को गृहघातक काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? तो अर्ध कथानक बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जो ब्रजभाषा पद्य में रचित अर्ध कथानक 1647 हिंदी का प्रथम आत्मकथा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साकेत महाकाव्य का मुख्य उपजीव्य आधार ग्रंथ कौन सा है? जो साकेत है रामचरितमानस और मैत्री गुप्त की दृष्टि में उर्मिला का उपेक्षित पक्ष ही मुख्य उपजीव्य आधार है। ठीक है, इसमें बताया गया है उर्मिला के त्याग को। ठीक है, तीसरी कसम मारे गए गुलफाम कहानी की रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इसके पात्र हैं हीरामन और हीराबाई।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शब्दार्थो सहितो काव्यम किस आचार्य का प्रसिद्ध लक्षण है? भामह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? 1936 लखनऊ। प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। और दोस्तों, यह मेरा दूसरा चैनल है, मेरा पहला चैनल बंद हो गया है, इस वजह से मुझे नया बनाना पड़ा है। ठीक है, और आपसे आप देख रहे होंगे या पीपीटी मैंने खुद बनाई है, इसमें मेरा लोगो भी है और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप सर्च कीजिए एमएन ज्ञान लॉजिक यूट्यूब, आप जुड़ जाइए और आपको यह पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।